वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के 1 से 395 तक के अपन अनुच्छेद याद करेंगे, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसको ये आर्टिकल याद हों उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन लोगों को आर्टिकल याद नहीं है उनको ये आर्टिकल याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखें, तो यहाँ पर अपन लोग संविधान के महत्वपूर्ण 1 से 395 अनुच्छेद याद करेंगे। और देखें अब कि संविधान जब लागू हुआ था या संविधान का निर्माण हुआ था, तब इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने हो गए हैं? तो वर्तमान में 25 भाग और 470 अनुच्छेद हो गए हैं। अब आता है अपना भाग 1। तो भाग 1 में क्या वर्णित किया गया है? भाग 1 में संघ और राज्य। तो संघ और राज्य, तो भारत क्या है? तो भारत भारत राज्यों का एक संघ है। तो देखें यहाँ पर 1 से 4 पेज में क्या वर्णित किया गया है? तो संघ और राज्य। तो देखें अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद क्या कहता है? एक है कि भारत राज्यों का क्या है? एक संघ है। क्योंकि भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आर्टिकल दूसरा क्या कहता है? तो आर्टिकल दूसरे दूसरे में कहा गया है कि संविधान द्वारा नए राज्यों का प्रवेश है। तो संविधान में नए राज्यों का प्रवेश है, जैसे सिक्किम। सिक्किम 16 मई 1975 के पहले क्या था? तो एक स्वतंत्र राज्य था, परंतु इसे कब मिला लिया गया है भारत राज्य में? तो भारत देश में कब मिला लिया गया है इसे? तो 16 मई 1975 को भारत देश में मिला लिया गया है। तो संसद द्वारा, तो यह किसके द्वारा मिलाया जाता है? तो यह संसद के द्वारा मिलाया जाता है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 में लिखा गया, वर्णित किया गया है कि राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना। तो राज्यों के नाम सीमा क्षेत्र में क्या करना? परिवर्तन करना। तो यह संसद के द्वारा क्या किया जाता है? तो संसद के द्वारा अनुच्छेद 3 में क्या किया जाता है? तो राज्यों के नाम परिवर्तन सीमा क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। फिर अगला देखें कि अगला भाग क्या है? तो अगले भाग में क्या किया गया है? तो नागरिकता। तो जो नागरिकता है, तो जब क्या हुआ था, भारत में जब संविधान लागू हुआ था, तो जो भारत में लोग रह रहे थे, तो उनको क्या किया गया था? तो भारत में एक ही नागरिकता है। और नागरिकता यह कहाँ से ली गई थी? तो यह ब्रिटेन से ली गई थी। फिर अनुच्छेद 5 देखें, तो अनुच्छेद 5 में क्या वर्णित किया गया है? तो जब संविधान बना उस समय भारत के सभी लोगों को क्या दी गई थी? तो नागरिकता दी गई थी। जब संविधान लागू हुआ था, तो सभी जो भारत में लोग रह रहे थे उनको क्या दी गई थी? तो संविधान सभा के द्वारा, संविधान द्वारा क्या दी गई थी? एक नागरिकता लोगों को प्रदान की गई थी। फिर अनुच्छेद 8 में देखें, तो आर्टिकल 8 में क्या लिखा गया है? तो विदेश जाने पर नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो आर्टिकल 8 कहता है कि जब कोई लोग या व्यक्ति जब कहाँ जाता है, विदेश में घूमने जाता है, तो उसकी क्या नहीं होती है? तो नागरिकता समाप्त नहीं होती है। आर्टिकल 8 ए कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है? तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति देश के बाहर घूमने या बसने के लिए जाता है, तो उसकी क्या हो जाती है? नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेने लेने पर भारत की क्या हो जाती है? नागरिकता समाप्त हो जाती है। फिर अनुच्छेद 10 देखें, तो देश विरोधी कार्य करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो जब आपको क्या किया जाता है? तो आप कोई गलत काम कर देते हैं और आपके ऊपर क्या लग जाए? देशद्रोह का क्या लग जाए? तो देशद्रोह लग जाए, तो उस समय क्या होता है? आपकी भारत से नागरिकता क्या कर दी जाती है?
समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो नागरिकता के संबंध में कानून गृह मंत्रालय बनाता है। तो जो नागरिकता के संबंध में जो कानून लागू किया जाता है वह कौन बनाता है? तो वह गृह मंत्रालय बनाता है। तो ये आर्टिकल 11 में वर्णित है। तो आर्टिकल 11 में क्या वर्णित है? तो नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाता है? तो यह क्वेश्चन 2 बार एसएससी में पूछा जा चुका है। तो इसे अच्छे से याद कर लेना। आर्टिकल 11 को तो गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है? तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाया जाता है। फिर अगला देखें तो भाग तीन में कहाँ तक है? तो 12 से कहाँ तक है इसमें? तो 35 तक पेज में वर्णित है। तो इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये अनुच्छेद 13 देखें तो अनुच्छेद 13 में वर्णित किया गया है अल्पीकार। तो अल्पीकार का अर्थ क्या होता है? तो अल्पीकार का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को क्या दिया जाता है? संविधान में अधिकार दिया जाता है या अधिकार होता है कि आप क्या ले सकते हैं, एक कटार या कुछ ले सकते हैं और आप उससे किसी की हत्या क्या कर दें, कुछ कर दें, तो उससे क्या हो जाता है? आपकी क्या हो जाती है? तो आपका ये अधिकार समाप्त हो जाता है। तो अनुच्छेद 13 में यह अल्पीकार वर्णित है। अब क्या आते हैं अपने? तो ये रहा अगला, तो समानता का अधिकार। तो इसको 14 से 18 पेज में वर्णित किया गया है। तो इसमें देखें कि अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित किया गया है? तो विविधता के समक्ष समानता। तो सभी को क्या है? समान कानून, सभी को समान कानून है और कानून का समान संरक्षण। तो कानून के द्वारा सभी को समान संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसमें क्या है? तो आर्टिकल 14 में विविध के समक्ष समानता। तो सभी को क्या है? कानून के समक्ष समानता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, तो कानून सबके लिए है। और कानून का समान संरक्षण, तो कानून सभी का क्या करेगी? समान संरक्षण करेगी। अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में क्या वर्णित किया गया है? तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किस किस चीज़ में भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो ना तो जाति के नाम पर, धर्म, लिंग, जन्म स्थान पर क्या नहीं किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर देखें अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता। तो अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो आर्टिकल 17 में क्या किया गया है? तो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर देखें अनुच्छेद 18 में क्या है? तो जो पुराने ज़माने में क्या रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, तो उनको जो उपाधि दी जाती थी उनका आर्टिकल 18 में क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब उपाधियां किस क्षेत्र में दी जाएंगी? तो इनको सेना के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिए जाएंगे? अब उपाधि दी जाएंगी, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि ये क्या दिए जाएंगे? अब उपाधि दी जाएंगी। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में और सेनाओं के क्षेत्र में दी जाएंगी। और ये उपाधियां राष्ट्रपति की अनुमति से दी जाएंगी। फिर अगला देखें तो संविधान। तो अब क्या आता है? तो अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ तक वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पेज तक वर्णित है। तो अनुच्छेद आर्टी या आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो सभी तरह की स्वतंत्रता है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा कहने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने का अधिकार और व्यवसाय करने का भी अधिकार है।
तो आर्टिकल 19 में क्या किया गया है कि भारत के नागरिकों को क्या किया गया है, तो सभी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है, चाहे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो या सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की भी स्वतंत्रता, बसने की, संपत्ति खरीदने की और व्यवसाय करने की क्या है, तो भारत में पूर्ण स्वतंत्रता है। फिर अगला आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 20 में क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें 3 स्वतंत्रताएं हैं। तो पहली स्वतंत्रता क्या है, एक गलती की एक सजा, और सजा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, इसमें 3 स्वतंत्रता हैं। तो कौन कौन सी है, पहले एक गलती की एक सजा, और सजा वर्तमान कानून के आधार पर दी जाएगी, या उसने जैसा काम किया है उसे उसी सजा दी जाएगी। आर्टिकल 21 क्या कहता है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसमें व्यक्ति अपने हाथ प्राण नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, जैसे आप लोग हेलमेट लगाते हैं तो पुलिस किस लिए रोकती है कि आपकी क्या ना हो, हत्या ना हो, तो आत्महत्या ना हो, और निजता का इसमें अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में क्या दिया गया है, तो इसमें क्या वर्णित किया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो कितने वर्षों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये आर्टिकल आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर देखें अगला, तो अगला क्या आता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह 25 से 28 पेज में वर्णित किया गया है। तो इसमें देखें कि अनुच्छेद 25 में क्या है, तो अंतःकरण या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। तो व्यक्ति को धार्मिक क्या है, स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 में क्या किया गया है, तो आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता दी गई है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 25 में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 30 में क्या वर्णित किया गया है, तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा शिक्षा संरक्षण। तो जो अल्पसंख्यकों के लोग हैं, या जो क्या हैं, धर्म सॉरी तो जो आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, तो इसमें क्या किया गया है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो आर्टिकल 30 में ये वर्णित किया गया है। आर्टिकल 32 में क्या वर्णित किया गया है, कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, या हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका क्या है, तो इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आदेश करने का अधिकार प्रदान किया गया है, कि इसमें कोई भी व्यक्ति किया जा सकता है, तो हाई कोर्ट में पहुंच जा सकता है अपना अधिकार पाने के लिए। फिर आर्टिकल 33 में क्या किया गया है वर्णित, तो मूल अधिकार को समिति करना, या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना या मीडिया का क्या कहना। तो सेना या मीडिया को, तो आर्टिकल 33 में क्या किया गया है, कि मूल अधिकारों को समिति करना, सीमित करना, या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना या मीडिया को क्या कहना, बंधित करना। तो इसमें जो क्या किया जाएगा, तो इसमें यदि कोई देश में क्या होता है, कोई भी संकट आता है, तो मूल अधिकारों को सीमित किया
या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सेना या मीडिया को क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में क्या किया गया है, तो भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है। तो सेना का कहीं भी क्या हो सकता है, भारत में सेना कानून लागू हो सकता है, क्योंकि इसका मुख्यालय अलग होता है। तो अनुच्छेद 34 में क्या किया गया है कि भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू किया जा सकता है। फिर अगला देखें तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसे आयरलैंड से लिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग क्या करना, इसको याद कर लेना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर देखें आर्टिकल 37 में क्या वर्णित किया गया है, तो तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। तो तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। फिर अनुच्छेद 39 का में क्या किया गया है, निःशुल्क विधि सहायता। तो 39 में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। तो इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 39 का में, तो इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। फिर देखें अगला, तो अगले में क्या है, तो 40 अनुच्छेद में 40 अनुच्छेद या आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। तो जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने ग्रामीण में पंचायत लगा सकते हैं। फिर आर्टिकल या अनुच्छेद 44 में क्या है कि समान सिविल संहिता। तो सभी को क्या है, समानता का या समान अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 45, तो अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, या जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनका 6 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों का आर्टिकल 45 में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है कि इनका स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखेगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। फिर अनुच्छेद 50 में क्या वर्णित किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या कहना, अलग। फिर अगला क्या देखें, तो आर्टिकल 51 में क्या वर्णित किया गया है, राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो राष्ट्रीय शांति को क्या देना, या बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अभिवृद्धि उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देश सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया गया है। फिर अगला देखें, तो यूनियन संघ या इसमें 52 पेज से 151 पेज तक क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वर्णित किया गया है। तो इसमें देखें अनुच्छेद 52 में क्या है, तो इसमें राष्ट्रपति के पद को वर्णित किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद वर्णित किया गया है। फिर अगला आर्टिकल देखें, तो अनुच्छेद या आर्टिकल 53 में क्या किया गया है, तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो जो कार्यपालिका होती है उसका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। फिर अनुच्छेद 54 या आर्टिकल 54 में क्या वर्णित किया गया है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो यह अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 में क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ। तो राष्ट्रपति की शपथ कैसे ग्रहण की जाती है, यह आर्टिकल क्या बताता है, तो आर्टिकल 60 में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया जाता है। अनुच्छेद 61 में क्या किया जाता है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग यानी, तो यह है आर्टिकल 61 में क्या होता है महाभियोग में, कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लेख पर संसद के किसी भी सदन का द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर देखें उपराष्ट्रपति के, तो उपराष्ट्रपति में या वाइस प्रेसिडेंट,
तो इसमें अनुच्छेद 63 में क्या किया गया है, तो उपराष्ट्रपति के पद को वर्णित किया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होता है उसका यानी दूसरा क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो यह 63 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 64 तो उपराष्ट्रपति सभापति के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। फिर अनुच्छेद 69 में क्या वर्णित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे ग्रहण करते हैं। तो 69 में क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 69 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वर्णित किया गया है। तो देखें अगला, तो यूनियन या संघ 52 से 151 तक क्या हैं, इसमें पेज वर्णित हैं। तो इसमें देखें अनुच्छेद 72, तो अनुच्छेद 72 में क्या वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमता दान शक्ति को क्या किया गया है, वर्णित किया गया है। तो इस 72 अनुच्छेद में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमता का या क्षमादान की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 74 में क्या वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति के सलाहकार के लिए क्या होते हैं, मंत्री परिषद होने चाहिए। जैसे पहले राजाओं के लिए क्या होते हैं, मंत्री सलाहकार होते थे, उसी प्रकार आज भी क्या होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार के लिए मंत्री परिषद होते हैं। तो इसका यह वर्णन किया गया है। फिर देखें 75 अनुच्छेद में क्या है, तो आर्टिकल 75 में क्या वर्णित किया गया है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध क्या किए गए हैं, यह सीमित रहेंगे। तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। फिर देखें आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के विचार किया गया है। तो इसमें महान्यायवादी के लिए आर्टिकल 76 में वर्णन किया गया है। फिर अनुच्छेद 79 में क्या वर्णन किया गया है कि संसद के लिए वर्णन किया गया है। तो भारत की संसद कैसे बनती है, तो यह राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर क्या बनती है, तो यह संसद बनती है। फिर देखें अगला राज्यसभा, तो यह राज्यसभा क्या है, तो जो राज्यसभा होती है, तो आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में क्या की गई है, तो 80 में की गई है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। जो राज्यसभा में बैठ सकता है तो उसकी एक सदस्य की उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वर्तमान समय में यह संख्या क्या है, 445 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें जो क्या होते हैं, राज्यसभा में 12 व्यक्ति क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं लोकसभा, तो लोकसभा क्या है, तो लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में की गई है। ऐसे क्या है, तो इसमें लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में क्या देता है, चुनौती देता है। फिर देखें अगला, तो अगला क्या है, तो अनुच्छेद 100 में क्या वर्णित किया गया है, तो गण पूर्ति वर्णित की गई है। तो आर्टिकल 100 में क्या है, तो गण पूर्ति वर्णित है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि गण पूर्ति को अनुच्छेद कितने में वर्णित किया गया है, तो 100 में वर्णित किया गया है। फिर पूछा जाएगा संयुक्त अधिवेशन को कितने अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो 108 आर्टिकल में क्या किया गया है, संयुक्त अधिवेशन को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 110 में किसे किया गया है, तो धन विधेयक, जो धन का क्या होता है, विधेयक होता है, उसे कितने में वर्णित किया गया है, तो 110 में वर्णित किया गया है। फिर देखें तो अनुच्छेद 112, तो अनुच्छेद 112 में बजट यानी जो पूछते हैं
कि आपका बजट कितना है, तो उसी के बारे में क्या होगा, तो इसमें बजट का पूरा संग्रहण रहता है। तो अनुच्छेद 112 के तहत क्या होता है, बजट का अनुलेखन होता है। पर देखें 116 में क्या किया गया है, तो 116 में लेखानुदान जो क्या होता है, लेख होता है, उसको किस में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 116 में वर्णित किया गया है। जो अनुच्छेद 117 में क्या वर्णित किया गया है, तो वित्त विधेयक जो कि क्या होता है, जो वित्त मंत्री होता है, तो उसके बारे में इसमें क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। 123 अनुच्छेद में क्या है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश किसमें है, तो 123 में वर्णित किया गया है। फिर देखें अनुच्छेद 124 में तो एससी के संगठन गठन की चर्चा की गई है। तो एससी के गठन की किसमें की गई है, चर्चा किसमें की गई है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है या अनुच्छेद है। तो इसको आप लोग याद कर लेना कि अनुच्छेद 124 में क्या किया गया है, एससी के गठन की चर्चा की गई है। पर देखें अनुच्छेद 129 में क्या किया गया है, तो अभिलेख को वर्णन किया गया है या वर्णित किया गया है। फिर देखें 137 में क्या है, तो न्यायिक पूर्व लोक। तो न्यायिक पूर्व लोक में क्या है, तो इसमें अनुच्छेद 137 में न्यायिक पूर्व लोक की चर्चा की गई है। फिर देखें अनुच्छेद 148। तो अनुच्छेद 148 में क्या वर्णित किया गया है, तो सीएजी के पद की चर्चा की गई है। तो 148 में सीएजी के पद की चर्चा की गई है। फिर देखें स्टेट यानी राज्य, राज्य में क्या होता है, राज्यपाल होता है। तो इसमें देखें भाग 6 में स्टेट 152 से 237 तक के क्या किए गए हैं, पेजों में वर्णित किया गया है। तो राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद कितने में ग्रहण, कितने अनुच्छेद के तहत ग्रहण किया जाता है, तो राज्यपाल का पद होता है, यह 153 अनुच्छेद के तहत ग्रहण किया जाता है। फिर अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। तो 154 में क्या वर्णित किया गया है कि जो राज्यपाल होता है, यह कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है। फिर यह पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कितने अनुच्छेद के तहत होती है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, यह 155 के तहत 155 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और यह पूछा जाता है कि राज्यपाल की शपथ कितने अनुच्छेद के तहत होती है, तो जो राज्यपाल की क्या होती है, शपथ होती है, तो यह आर्टिकल 159 के तहत क्या की जाती है, तो राज्यपाल की शपथ ग्रहण की जाती है। अनुच्छेद 161 में क्या किया जाता है, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया जाता है। फिर देखें अनुच्छेद 165 में क्या है, तो महाधिवक्ता यानी जो क्या होता है, तो महाधिवक्ता 165 आर्टिकल के तहत क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद 170 में क्या की गई है, तो विधानसभा की चर्चा की गई है। आर्टिकल 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल कितने में क्या की गई है, तो 171 में विधान परिषद की क्या की गई है, चर्चा की गई है। अनुच्छेद 202 में क्या किया गया है, तो बजट पर चर्चा की गई है या बजट का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 में क्या है, तो राज्यपाल का अध्यादेश। तो राज्यपाल का अध्यादेश का वर्णन कितने में किया गया है, तो अनुच्छेद 213 में किया गया है। देखें अगला, तो केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है, तो केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है, तो पंचायत का वर्णन भाग 9 में किया गया है। और भाग 9 का में किसका वर्णन किया गया है, तो नगर पालिका का वर्णन किया गया है। तो यह पूछा जाता है कि कितने भाग में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, तो भाग 9 का में क्या किया गया है, नगर पालिका का वर्णन किया गया है। भाग 10 में किसका वर्णन किया गया है, तो एससी एसटी के प्रशासन का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। भाग 11 में क्या वर्णन किया गया है, तो केंद्र या राज्य संबंध। तो जो केंद्र होता है या राज्य संबंध होता है, उसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद
149 में क्या वर्णन किया गया है कि राज्य सूची के विषय में संसद को कानून बनाने का क्या है अधिकार है। अनुच्छेद 253 में संसद को राज्य में अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने का अधिकार है। अनुच्छेद 262 में क्या है तो नदियाँ राज्य सूची का विषय है। नदियाँ राज्य सूची का विषय कितने में है तो अनुच्छेद 262 में है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया गया है उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। तो देखें तो भाग 12 में किसका वर्णन किया गया है तो किसका वर्णन किया गया है तो 264 से 300 पेज में किसका वर्णन किया गया है तो भाग 12 का वर्णन किया गया है। तो इससे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो आर्टिकल अपन लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 266 में किसका वर्णन है तो संचित निधि का वर्णन किया गया है। और 267 में किसका वर्णन किया गया है तो असमयिक निधि का वर्णन किया गया है। और वित्त आयोग यानी जो वित्त विधेयक है या वित्त मंत्री होता है उसका वर्णन किसने में किया गया है तो अनुच्छेद 280 में किसका किया गया है वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 300 का में किसका वर्णन किया गया है तो संपत्ति का अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है तो अनुच्छेद 300 का में किया गया है। भाग 14 में किसका वर्णन किया गया तो यहाँ पर देखें भाग 13 में किसका वर्णन किया गया है तो 1 से 107 पेज में किसका वर्णन है तो भाग 13 में अनुच्छेद 301 में भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है कि भारत में कोई भी क्या कर सकता है भारत में व्यापार कर सकता है और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। फिर देखें भाग 14 तो भाग 14 में 308 से 223 तक क्या है तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया गया है। फिर देखें अनुच्छेद 315 में तो जो यूपीएससी और पीएससी की क्या की गई है चर्चा की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो इसको याद कर लेना कि यूपीएससी और पीएससी की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है तो अनुच्छेद 315 में की गई है। देखें तो भाग 14 का में क्या है तो अनुच्छेद 223 का न्यायाधिकरण है। अगला देखें तो भाग 15 में किसका वर्णन है तो भाग 15 में 324 से 329 तक पेजों का वर्णन है। तो इसमें जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है वो देखते हैं अपन लोग। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है जो कि क्या होते हैं चुनाव होते हैं या चुनाव आयोग होता है उसकी 324 में क्या की गई है तो चर्चा की गई है। अनुच्छेद 329 में किसकी चर्चा की गई है तो निर्वाचन के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो किस में चुनौती नहीं दी जा सकती है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर इसमें देखें तो अनुच्छेद 330 में क्या वर्णन किया गया है भाग 16 में तो इसमें देखें कि 330 से 342 पेज तक वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 330 में एलएस में SC/ST के सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो कितने में SC/ST के सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है तो अनुच्छेद 330 से और अनुच्छेद 330 में क्या किया गया है तो SC/ST की सीटों का आरक्षण क्या किया गया वर्णन किया गया है। फिर देखें तो जो अनुच्छेद 331 है इसमें LS में एग्लो इंडिया जो कि तो 331 में एग्लो इंडिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 332 में इसमें भी SC/ST का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 333 में भी VS में एग्लो इंडिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 338 में SC आयोग का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 338 का में ST यानी शेड्यूल ST का आयोग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में OBC आयोग का क्या किया गया है वर्णन किया गया है। चलते हैं तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।